and welcome to Arise Educare. So today we will be discussing Operation Spiderweb. दोस्तों, यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ अभी तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक 1 जून 2025 को रशिया के अंदर डीप इन्फिल्ट्रेट करके 6000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ड्रोन के माध्यम से रशिया के 5 एयरबेसेस को निशाना बनाया। आश्चर्य की बात यह थी कि रशिया की तमाम टेक्नोलॉजी और रडार सिस्टम उस ड्रोन अटैक को नाकाम नहीं कर पाए। यूक्रेन की ये जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कोऑर्डिनेटेड प्लान है जो कि काफ़ी कमेंडेबल है और रशिया के स्टेचर को काफ़ी एक प्रकार से चैलेंजिंग सिचुएशन में उसने दिखाया है। व्लादिमीर जेलेंस्की यूं कहें तो उन्होंने कहा कि ये जो प्लानिंग हमने की है ऑपरेशन स्पाइडरवेब की, वो 18 महीने की प्लानिंग है हमारी। और अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो अप्रॉक्स 41 एयरक्राफ्ट्स को डैमेज किया है यूक्रेन ने रशिया के अंदर। सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिस प्रकार से इतना डीप इन्फिल्ट्रेट कर गया यूक्रेन और जिस प्रकार से मेथडोलॉजी अपनाई गई कि ड्रोन को शिपिंग कंटेनर्स के अंदर रख करके उसके ऊपर एक वुडन कॉफिन्स लगाए गए, वुडन ब्लॉक्स लकड़ी का एक ढांचा तैयार किया गया और उसको ट्रक्स के माध्यम से डीप इन्फिल्ट्रेट कराया गया। और उसको प्लेस कहाँ कराया गया? प्लेस कराया गया जहाँ पे एयर बेसिस हैं। तो एयर बेसिस के पास में एक प्रकार से उसको स्टेशन भी कराया और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ भी पता नहीं चला। देखिए, जो न्यूज़ आ रही है अलग अलग, द डिप्लोमैट में, द गार्जियन में, उसमें 41 एयरक्राफ्ट्स के डैमेज होने की बात कही है, जिसकी कीमत $7 बिलियन से अधिक भी बताया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा। वस्तुतः अगर आप इसको समझिए, ये कोई यूक्रेन एलोन ऑपरेशन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार की कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिस प्रकार का इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस प्रकार से सर्वेलेंस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, सॉफ्टवेयर एक प्रकार से इसमें अपडेशन चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो नेटो है, कहीं ना कहीं जो यूएसए है, जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड कंट्री है, उसका सपोर्ट बिल्कुल यूक्रेन को मिला होगा, तभी इस प्रकार के अटैक को यूक्रेन कर पाया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटैक उस दिन हुआ जिसके अगले दिन इस्तांबुल में पीस टॉक होने वाली थी। बेसिकली यूक्रेन ने एक मैसेज देने की कोशिश की रशिया को कि भाई साहब, हमारे टर्म्स पे भी आपको बात करनी पड़ेगी, सिर्फ आप अपने टर्म्स को नहीं रख सकते, हम भी आपको एक प्रकार से चैलेंज करेंगे। और सिर्फ हम आपको बॉर्डर्स पे चैलेंज नहीं करेंगे, अब हम आपके डीप इन्फिल्ट्रेट करके आपके मॉस्को को, आपके अलग अलग शहरों को भी हम टारगेट कर सकते हैं, उतनी हमारी कैपेबिलिटी है। सबसे आश्चर्य की बात और सबसे कमेंडेबल चीज इसमें यह भी है कि जिस ड्रोन के माध्यम से अटैक किया गया, अगर आप उसकी कीमत देखोगे तो मात्र $200 से $400 की वो एक ड्रोन की कीमत होगी। और ये ड्रोन्स जब कंटेनर्स, शिपिंग कंटेनर्स में छिपा करके ट्रकों के माध्यम से एयरबेसेस के पास लगाए गए, शिफ्ट किए गए और जब उसको ऑटोमेटिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑपरेट किया गया और बहुत ही लो एल्टीट्यूड में, बहुत ही कम ऊंचाई के साथ उसको उड़ाया गया और सिंपली एयरबेस के पास में ही वो था और जाके एयरक्राफ्ट के ऊपर नीचे वो एक्सप्लोड कर गया। रशिया को समय भी नहीं मिला इस प्रकार के अटैक्स को रोकने की या फिर काउंटर अटैक करने की। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है, अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी यूं कहें तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे काम इन्होंने नहीं किया। इस प्रकार के ड्रोन्स रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करते और चूंकि ये रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करते, इसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम भी नहीं किया जा सकता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस का मैन्योवरिंग आपको देखने को मिला है, वो यूक्रेन अकेले तो नहीं कर सकता था। इसी बीच इसके पहले जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने 20 जनवरी 2025 के बाद से, उन्होंने बहुत बार ट्रंप ने बहुत बार पुतिन को मीडिएशन और सीज फायर के बारे में कहा, लेकिन पुतिन हमेशा ये कहते रहे कि हमारे टर्म्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, हमारे टर्म्स पे जब तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, हम कोई सीज फायर नहीं करेंगे। ट्रंप ने यहां तक भी कहा था कि पुतिन इज प्लेइंग विथ फायर। CIA की वार्निंग भी आई थी कि कोई एक देश किसी दूसरे देश पे अटैक करने वाला है, सच काइंड ऑफ थिंग्स। देखिए, ये जो अटैक रशिया के अंदर इतना डीप इन्फिल्ट्रेट करके एयरबेसेस के अंदर हुआ,
ये रशिया ने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार का अटैक रशिया के ऊपर हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयर बेसिस पे अटैक किए गए, अगर आप उसको देखें कौन कौन से एयर बेसिस हैं, ये न्यूज है। यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक डीप इन रशियन टेरिटरी ऑन ईव ऑफ न्यू टॉक्स। रशिया सेज यूक्रेन टारगेटेड एयरफील्ड्स इन ड्रोन एयर स्ट्राइक्स। इसके अलावा गार्जियन लिखता है यूक्रेन लॉन्चेस मेजर ड्रोन अटैक ऑन रशियन बॉम्बर्स, सिक्योरिटी ऑफिशियल सेज। इसी प्रकार के न्यूज चल रहे थे। अब देखिए जो एयर बेसिस जहां जहां अटैक किए, टोटल 5 एयर बेसिस पे अटैक किए गए, जिसमें मुरमांस्क एक है, दूसरा है इवानोवो, तीसरा है आपका रोयान, चौथा है आपका इक्चुक, पांचवा है आपका आर्मोर। तो एक प्रकार से 5 एयर बेसिस को निशाना बनाया। और यहां पे देखो आप, यहां पे एक सेवेरेमॉक्स करके न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी है, इसको भी निशाना बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन एजेंसीज, यूक्रेन की जो रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो करीब 41 एयरक्राफ्ट्स को डैमेज किया गया है। 41 एयरक्राफ्ट्स हैव बीन डैमेज्ड और जिसकी कीमत लगभग $7 बिलियन है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान रशिया को यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे देखिए जिस प्रकार के ड्रोन थे, तो ड्रोन को किस प्रकार से, यहां पे देखिए ड्रोन को इस प्रकार के शिपिंग कंटेनर में लेके जाया गया था। ये ड्रोन्स है और ये लकड़ी का एक कॉफिन है, बॉक्स है, और इसको कवर कर दिया गया था, ये स्टील के बॉक्स है। और ये ऑटोमेटिकली बॉक्स रिमोटली ओपन हो गया और यहां से जो ड्रोन्स हैं वो टेक ऑफ करता है और सीधा एयर बेस पे जाके वो ब्लास्ट कर जाता है। तो बेसिकली कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, तो टोटल 41 एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। 41 एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। 117 ड्रोन्स एक प्रकार से लॉन्च किए थे ऑपरेशन स्पाइडर वेब में, और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक साथ ये सारे ड्रोन निकले बॉक्सेस के ऊपर से और अलग अलग लोकेशंस में जाके अलग अलग एयर बेसेस को उन्होंने टारगेट किए। तो बेसिकली दैट इज TU-95 जो कि न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसी प्रकार से TU-22 ये है आपका A-50 जो कि एयर रडार सिस्टम है, अर्ली वार्निंग, जो ये हवा में ही रहता है और कोई अगर आसपास में कोई एयरक्राफ्ट दिखता है तो ये वार्निंग भेजता है। और TU-160 एयरक्राफ्ट को भी डैमेज किया गया है। तो एक प्रकार से यूक्रेन ने जो काम किया, यूक्रेन ने जो दिखाया, और जिस प्रकार से कि इन ड्रोन्स के माध्यम से बहुत ही लो एल्टीट्यूड में उड़ाते हुए, अच्छा ये जो ड्रोन्स हैं अगर आप इसकी कीमत देखोगे तो $200 से $400 की कीमत पड़ती है, मात्र $200 से $400। और टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की, ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिक फाइबर, जिस कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम भी नहीं किया जा सकता है। तो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक सक्सेसफुली कर दिखाया। अब अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 1 जून को 2 जून को एक प्रकार से इस्तांबुल में पीस टॉक की बात थी। मंडे को पीस टॉक होना था और संडे को ही अटैक हो गया। और एक प्रकार से यह भी बात क्लियर हो गई, पुतिन ने क्लियरली यह कह दिया है अब कि ये टेररिस्ट अटैक है रशिया के ऊपर, हम सीज फायर नहीं करेंगे। इसका एक मतलब यह भी है कि ये अगेन एस्केलेशन की तरफ चला गया है और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि रशिया विल थिंक ऑफ न्यूक्लियर ऑप्शंस। रशिया भी हो सकता है कि न्यूक्लियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर अगर न्यूक्लियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करता है तो उसी लेवल में कोई डेडली अटैक यूक्रेन के ऊपर वो कर सकता है। देखिए यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, अब व्लादिमीर जेलेंस्की की अगर मैं जर्नी की बात करूं तो व्लादिमीर जेलेंस्की बेसिकली एक वहां पे एक टीवी रियलिटी शो था और उस टीवी रियलिटी शो में उन्होंने परफॉर्म किया था। और एक प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने धीमे धीमे रियलिटी शोज, कॉमेडी और इस प्रकार की चीज़ों के थ्रू आगे वो बढ़े और जिस प्रकार से आप देखिए पॉपुलर हुए, जिस प्रकार से धीरे धीरे जिस प्रकार से वो पॉपुलर हुए, उसके बाद से वो प्रेसिडेंट भी बन गए। यहाँ पे देखिए टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ पीपल, ये एक टीवी सीरीज यूक्रेन की टीवी सीरीज है। 2015 से लेकर 18 तक ये टीवी सीरीज चली थी। और ये बेसिकली इसमें जो व्लादिमीर जेलेंस्की ने रोल किया था वो एक फिक्शनल प्रेसिडेंट का रोल किया था। फिक्शनल प्रेसिडेंट की एक आइडियल प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए,
और इस कारण से ये इतने पॉपुलर हो गए कि इसी सर्वेंट ऑफ द पीपल के नाम से एक पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट बन गए 2019-20 में। और जब व्लादिमीर जेलेंस्की प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि यूक्रेन इज अ सॉवरन नेशन, तो यूक्रेन अपने डिसीजंस खुद लेगा, किसी प्रेशर में नहीं लेगा। अगर यूक्रेन को लगेगा कि यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करना चाहिए तो वो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड करेगा। अगर यूक्रेन को लगता है कि वो नेटो का मेंबर बनना चाहिए तो नेटो का मेंबर बनेगा। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत बार जेलेंस्की को ये बात समझाई कि आप नेटो का मेंबर नहीं बनो। अगर आप नेटो का मेंबर बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी बॉर्डर्स है, जो कि करीब 2200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, जो हम लोग शेयर करते हैं, वहाँ पे यूएसए की फोर्सेस आके बैठ सकती हैं। वो हमारे लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए खतरा है। तो एक प्रकार से रशिया की भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी खतरे में आ रही थी नेटो अगर यूक्रेन ज्वाइन करता है। और यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन अपने इच्छा से नहीं कर पाता है, अपने विल से नहीं कर पाता है, तो फिर वो सोवरेन कहाँ रहा, तो उसकी इंटीग्रिटी कहाँ बची। तो दोनों देश एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सोवरेनिटी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और एवरी कंट्री इज इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवरेन कंट्री। और इस प्रकार से जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली 2020 से ये मामला शुरू हुआ कि नेटो का मेंबर बनेगा। यूक्रेन को बार बार समझाया गया पुतिन के द्वारा, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट लगातार ये दर्शा रहे थे कि वो नेटो का मेंबर बनेगा ही बनेगा। और 24 फरवरी 2022 को आखिरकार रशिया के प्रेसिडेंट यानी कि रशिया ने एक प्रकार से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तमाम यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, अलग अलग प्रकार से जो स्विफ्ट सिस्टम है उससे रशियन बैंकों को बाहर कर दिया और तमाम प्रकार की चीजें रशिया को एक प्रकार से आइसोलेट करने की भी कोशिश की। और एक प्रकार से आप समझिए तो रशिया लगातार 3-3.5 साल से, मतलब 2022 से अभी तक लगातार वॉर में है और यूक्रेन भी वॉर में है। और ये बात सिर्फ यहीं से शुरू हुई थी कि नेटो का मेंबर यूक्रेन को नहीं बनना है। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया और क्रीमिया वॉज पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो यूक्रेन के मन में क्या आया होगा कि हो सकता है कि रशिया की नजर हमारे यूक्रेन पे भी हो। यूक्रेन पे भी कब्जा कौन कर सकता है? दैट इज रशिया। तो इस कारण से हमें एक मिलिट्री अलायंस की जरूरत है और एक मिलिट्री अलायंस ऐसा हो सकता है नेटो जैसा जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो एक प्रकार से जेलेंस्की को अमेरिका ने और यूरोपियन देशों ने यह आश्वस्त किया कि अगर आप नेटो का मेंबर बन जाते हो तो रशिया विल नॉट बी एनी मोर थ्रेट फॉर यू। और जेलेंस्की उसी झांसे में आ गए और पुतिन की तरफ वो देखते भी नहीं थे उस समय, और कोई भी बात, किसी भी तरीके की बात, किसी भी तरह के निगोशिएशंस को उसमें वो मना करते रह गए। अब देखिए ये चीजें हैं कि आज के डेट में अगर न्यूक्लियर ऑप्शंस रशिया यूज कर लेता है या कोई डेडली अटैक यूक्रेन के ऊपर प्लान कर देता है जिसमें काफी लॉसेस हो जाए सिविलियंस को या मिलिट्री बेसिस को यूक्रेन के अंदर, तो सारी दुनिया क्या कहेगी कि रशिया ने इस प्रकार का डेडली अटैक यूक्रेन के ऊपर कर दिया। और एक नैरेटिव चलना शुरू होगा कि रशिया इस प्रकार का देश है, रशिया एक इस प्रकार का देश है और रशिया अपने से कमजोर देशों को इस प्रकार से ट्रीट करता है। लेकिन आप इस बात को भी तो समझिए कि नेटो का एक्सपेंशन, नेटो को बनाया क्यों, नेटो का एक्सपेंशन क्यों किया और ये सब किसने किया? आखिरकार नेटो की उत्पत्ति क्यों हुई? नेटो की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या था? तो थोड़ी सी मैं बात पीछे की करूंगा, बहुत ही स्मॉल तरीके से, छोटे तरीके से रखूंगा, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, देयर वाज 2 पावर्स, वर्ल्ड वाज बाइपोलर, वन वाज यूएसए, अदर वाज यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन। तो यूएसएसआर बेसिकली उस समय सोशलिज्म और कम्युनिज्म की विचारधारा को लेकर बढ़ रहा था और उस समय स्टालिन थे उस समय वहां के चीफ। और इसी प्रकार से देखें आप, जो यूएसए था, यूएसए लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। तो आइडियोलॉजिकली देखो आप, एक तरफ कैपिटलिज्म है, दूसरे तरफ
कम्युनिज्म है, एक तरफ डेमोक्रेसी है, दूसरे तरफ सोशलिज्म है। तो ये विचारधाराओं का टकराव था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो विचारधाराओं का टकराव हुआ और 1947-48 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे हेनरी ट्रूमैन ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इजाद की 1947 के आसपास। उन्होंने कहा कि हमें कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना होगा और कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने के लिए उन्होंने बनाई नेटो बना 1949 में नेटो बना। और जब ये नेटो बनता है तो इसमें 12 मेंबर्स थे और नेटो मेंबर्स में ये एक प्रकार से ये मिलिट्री अलायंस था। और नेटो मेंबर्स, जो भी मेंबर्स बनेगा नेटो का, अगर किसी एक भी देश के ऊपर अटैक किया जाएगा तो सभी देश मिलकर उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे। आर्टिकल 5 नेटो का ये कहता है, मिलिट्री अलायंस का ये कहता है। तो एक प्रकार से कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक नोशन डाला गया कि इस प्रकार से अगर हम नेटो के मेंबर बनते हैं, नेटो मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करते हैं, तो हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे। अब ये सब जो हुआ तो धीरे धीरे जो देश रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के खिलाफ थे वो सारे लोग कहां चले गए? नेटो में चले गए। इसको देखते हुए रशिया ने भी वार्सो पैक्ट बनाया 1955 में। लेकिन देखिए दो विचारधारा है। अब होता है ना कि जंगल में एक ही शेर हो सकता है, तो विचारधाराओं में क्या है? विचारधारा कोई किसी समय में कोई एक विचारधारा चलती है, किसी समय में कोई एक विचारधारा चलती है। तो आप देखो 1990 तक का जो विचारधारा है, जो फेज है आइडियोलॉजी का, उसमें कम्युनिज्म काफी प्रभावशाली दिखेगा आपको। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है 1991 में, तो कम्युनिज्म एक प्रकार से हार जाता है। यानी कि द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, द बेस्ट वे ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, सोशल अफेयर्स डेमोक्रेसी को माना गया, क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। और इसके बाद कम्युनिज्म, जो सोवियत यूनियन था, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बना? रशिया बना। अब जब नेटो बनाया गया तो उसका एक ही लक्ष्य था, कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना। और 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी नेटो का एक्सपेंशन चलता रहा और नेटो को एक प्रकार से डिसमेंटल नहीं किया गया, उसकी मेंबरशिप को ओपन रखा गया और समय आगे बढ़ता रहा इसी प्रकार से। 2001-2002 में व्लादिमीर पुतिन बनते हैं रशिया के प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन आते के साथ ही फिर से ग्रेट रशिया की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है सोवियत का वो एक ब्लंडर है। तो कहीं ना कहीं पुतिन के मन में ग्रेट नेशन, ग्रेट रशिया की जो इमेज है, फिर से हमारा जो एक स्वर्णिम इतिहास का युग रहा है, हम उसको फिर से लेके आएंगे। और इस परिकल्पना में, इस विचार में पुतिन ने 2014 में आप देखो तो क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था, उसको एनेक्स कर लिया। एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को एक प्रकार से रशिया ने, पुतिन ने दिखाया। यह बात भी सही है कि अगर नेटो नहीं होता तो नहीं पता कि सोवियत यूनियन एक्सपेंड कर जाता और ज्यादा, या पुतिन पता नहीं कौन कौन देशों को भी एनेक्स कर चुके होते, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन नेटो के एक्सपेंशन के कारण रशिया को भी अपने एक्शंस उसी के अनुरूप लेने पड़ते हैं, ताकि वो ऐसा ना लगे कि इस गेम में वो हार गया हो। उसे भी हमेशा एक ऐसा स्टेप लेना पड़ता है जिससे वो दिखाता रहे कि रशिया में अभी भी वाकई दम बचा हुआ है। तो बेसिकली ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर रहा और पुतिन के आने के बाद रशिया ने यह बात बार बार दिखाया कि हमारी कम्युनिज्म विचारधारा अभी भी सुप्रीम है और चाइना की भी विचारधारा कम्युनिज्म है, रशिया की भी विचारधारा कम्युनिज्म है। तो एक प्रकार से इन दो देशों के बीच में हालांकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं पिछले, अगर आप देखो हिस्ट्री में देखो 1969-1970 के आसपास, तो रशिया और चाइना का भी वॉर हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। लेकिन विचारधारा के कारण एक प्रकार से अगर रशिया और यूएसए के संबंध अच्छे नहीं होंगे तो रशिया कंपेल होगा कि चाइना के साथ संबंध अच्छे बना के वो रखे। तो बेसिकली यूएसए भी कल्प्रिट है यहाँ पे, यूएसए भी नेटो को एग्रेसिवली पुश करता है और रशिया चूंकि ये दिखाता है कि नहीं हम नहीं हारे हैं, तो इसके कारण वो एनेक्स करने की कोशिश करता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के आड़ में कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को पुश करते हुए, अच्छा दो तीन चीजें और भी हैं। यूरोप क्या चाहता है? यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि रशिया कमजोर हो जाए, और कमजोर कौन कर रहा है? रशिया को कमजोर कर रहा है यूक्रेन को। इसलिए मिलिट्री एड, अलग अलग प्रकार से सपोर्ट कौन देता है? यूरोपियन यूनियन के देश।
यूएसए तो क्या कर रहा है, यूएसए जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा है। तो यूएसए को पता है कि हमें तो इनसे क्या लेना है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं। तो जेलेंस्की को अपने टर्म्स पे यूएसए डील कर रहा है। बदले में क्या दे रहा है? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, स्टारलिंक के इंटरनेट के सपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पे इस गेम में कहीं ना कहीं रशिया फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 2022 से रशिया युद्ध कर रहा है। इसी बीच अगर आप देखो तो फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। फिनलैंड ऑल्सो शेयर बॉर्डर विथ रशिया, और चूंकि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और फिनलैंड इज ए पार्ट ऑफ नेटो, तो बात तो वही थी ना कि बैकयार्ड में कौन आके बैठ गया? अमेरिका आके बैठ चुका है। स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया। तो कहने का मतलब है कि आप यूक्रेन की तरफ नजर देख रहे थे और फिनलैंड पीछे से आके आपके नेटो को ज्वाइन करके आपकी सुरक्षा में सेंध लगा गया। अब इतने लगातार 3 साल से 3.5 साल से वॉर लड़ रहे हैं आप, आपकी सुरक्षा, आपकी इकोनॉमी तो ऑलरेडी कोलैप्स हो रही होगी। अब बाहर से आप अलग एक स्ट्रांग नेशन है, आपके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, लेकिन लगातार 3 साल से कोई वॉर लड़ेगा तो किसी भी देश की स्थिति किस प्रकार की होगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ड्रोन अटैक हुए रशिया के अंदर, भारत के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इसके कारण। अब चूंकि रशिया एक बैकवर्ड पोजीशन में है और एक प्रेशर वाले सिचुएशन में है, तो रशिया का जो नेक्स्ट मूव होगा वो चाइना की तरफ वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी चाइना ही है जो यूएसए को एक प्रकार से डील कर सकता है तरीके से। तो रशिया चाइना की नजदीकियां बढ़ेंगी। इसके कारण जो नई वॉरफेयर आपको देखने को मिली, ड्रोन वॉरफेयर, और इस ड्रोन वॉरफेयर में आपने देखा किस प्रकार से ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, वो भी बहुत ही कम पैसे में क्वाड ड्रोन्स बना के, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लो एल्टीट्यूड में उड़ा के एयर बेसिस को टारगेट किया गया। तो भारत को भी इससे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बगल में जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसकी नीयत भारत के खिलाफ किस प्रकार की है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो हमें काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी पे भी काम करने की आवश्यकता है, और इसको एक केस स्टडी के रूप में हमें स्टडी करना होगा और इसके काउंटर अल्टरनेटिव्स हमें क्रिएट करने होंगे। दोस्तों, जो नए वॉरफेयर्स होते हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको हमें तुरंत अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी चाहिए। अगर आप समझें, अगर आर्यंस आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में, आर्यन को सुपीरियर क्यों कहा गया? क्योंकि वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। इसी प्रकार से आप देखो मिडेवल हिस्ट्री के अंदर आप देखोगे गन पाउडर का जब इस्तेमाल होने लगा, गोला बारूद का, जो गोला बारूद का इस्तेमाल करने लगा वो विजयी होने लगा। इसी प्रकार से उस समय हाथी घोड़े का जो इस्तेमाल कर रहे थे वो हारते चले गए। अगर आप अमेरिकन सिविल वॉर को देखेंगे तो यूज ऑफ राइफल्स, अगर अमेरिकन सिविल वॉर में राइफल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। यानी कि टेक्नोलॉजी जब कोई अडॉप्ट करती है, जब इवॉल्व करती है, तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। उसके जो तौर तरीके हैं हमें उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए, और उसके काउंटर में क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें उसको डेवलप करनी चाहिए। इतिहास से हमें यही सीख मिलती है। तो बेसिकली ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहीं ना कहीं जो ये हमारा वक्त है, हमारा जो दुनिया है, आज बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में फंस गया है, और यहाँ पे पता नहीं किस दिन कौन सी खबर आ जाए कि किस देश ने किस पे अटैक कर दिया, और रिस्पॉन्स में वो देश पता नहीं किस देश पे अटैक कर रहा है। कौन सा देश किस देश को इस्तेमाल करके दूसरे देश की स्टेबिलिटी को खराब कर दे, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हाल ही में जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, किस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत की स्टेबिलिटी को चैलेंज किया। इस प्रकार से पाकिस्तान तो एक बस मोहरा था, सारे एयरक्राफ्ट्स, सारे मिसाइल, सारे ड्रोन्स, हर अन्य प्रकार की चीजें तो चाइना की तरफ से ही चलाई जा रही थी, और पाकिस्तान बस उसको एक फेस था कि पाकिस्तान इज जस्ट प्रोजेक्टिंग द पावर अगेंस्ट इंडिया। दोस्तों, आशा करता हूं कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पहलगाम टेरर अटैक के बारे में एक डीप डिस्कोर्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।